हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोरदार में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूटेट सेकंड 2023 के प्रश्न पत्र का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर हम मैथ्स के पोर्शन के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें कुल 30 प्रश्न होंगे। यह पार्ट 1 होगा। इसमें 15 प्रश्नों का हल दिया जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 में अगले 15 प्रश्नों का आंसर दिया जाएगा। क्वेश्चन: रेखा x + y = 0 निम्न में से किस चतुर्थांश चतुर्थांशों से होकर गुजरती है? केवल चतुर्थ चतुर्थांश, केवल द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड या और फोर्थ चतुर्थांश, फर्स्ट और थर्ड चतुर्थांशों में से। यहाँ पर x + y = 0 दे रखा है। x की वैल्यू पुट करेंगे 0, 1, 2, तो y का मान x 0 रखने पर y का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x 1 रखेंगे तो 1 + y = 0, तो y बराबर -1 हो जाएगा पक्षांतर करने पर। 2 + y = 0, तो y बराबर -2 हो जाएगा। ये मान हो गए। इन मानों को हमने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर में रखना है। तो इस तरह से हमें ये 3 बिंदु मिलेंगे। इनको आगे बढ़ाएंगे, आगे पीछे बढ़ाएंगे दोनों तरफ, तो इस तरह से एक रेखा मिलेगी जो सेकंड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश से होकर गुजरती है। तो आंसर इसका विकल्प सी। प्रश्न: किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 0, 1, 3 या 4। हल करते हैं इसको। माना संख्या 5 के + 3 है, जहाँ के कोई पूर्णांक है। ये 5 के + 3 कहाँ से आया? ये भाज्य संख्या। आप जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा गया भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ 5 से भाग देने पर, भाजक से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। तो इसको हम 5 के + 3 लिख सकते हैं, जहाँ के कोई पूर्णांक है। अब उसका वर्ग निकालना है। 5 के + 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 5 का 25 के स्क्वायर प्लस 5 × 15 दूना 30 के + 3 का स्क्वायर 3 × 3 9। इसे अब 5 से भाग देने पर इस तरह से रखेंगे। इसको 5 से भाग देंगे। हमें 25 के स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, तो 5 के स्क्वायर से गुणा करना होगा। 5 बजे 25 के स्क्वायर, ये घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा। 30 के उतारेंगे, 5 × 6 = 30 के हो गया, ये भी 0 हो गया। अब 9 को उतारेंगे, 5 से कम 5 और 9 में से 5 घटा के 4 आ गया, तो शेषफल 4 आ गया। इसका आंसर हो गया विकल्प डी। नेक्स्ट: यदि 40% लोग अखबार X को पढ़ते हैं, 50% लोग अखबार Y को पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों अखबारों को पढ़ते हैं, तब कितने % लोग इनमें से कोई भी अखबार नहीं पढ़ते? इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें ये पाई चार्ट का सहारा लेना होगा। पहला है 40% अखबार को पढ़ते हैं 40%, और 50% पढ़ते हैं Y अखबार को। लेकिन जो ये 40% और 50% है, इसमें से कॉमन है 10% दोनों को पढ़ते हैं। तो ये 50 की जगह 40% रह जाएगा और वो 40 की जगह 30% रह जाएगा। तो कुल हो गया 40 + 30 + 10, 80% लोग अखबार पढ़ते हैं। कितने नहीं पढ़ते? 100 में से 80 कम कर देंगे, 20%। विकल्प सी इसका आंसर होगा। प्रश्न: निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 तथा 7/8 के बीच में नहीं है? इसके लिए हमें इनके हरों का एलसीएम लेके समान हर वाली भिन्न बनाने। ये हो गया -40/48 और 42/48। कैसे? -5/8 को 8 से गुणा करेंगे, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, और 7/8 को 6 से गुणा करेंगे, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48। अब इनके बीच क्या होगा? -39/48, -38/48, -37/48, और ये इधर 40, 41, 42/48। इनके बीच का बताना है हमने कि वो कौन नहीं है। अब पहले को देखते हैं, -17/24, इसको 48 के समान हर वाली भिन्न बनानी है। 24 दूना 48
अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। 17 दूना 34 माइनस 34/48 इनके बीच में आ रहा है। 5/6 ये 8 पंजे 40, 8 छक्का 48, 40/80 ये भी इसके बीच में आ रहा है। -3/4 इसमें 16 इसमें 12 चौको 48, 12 तियां 36, तो ये हो गया -36/48 भी इसके बीच में आएगा। -11/12 ये हो गया 11 चौको 44 और 12 चौको 48, तो ये हो गया -44/48। तो विकल्प डी इसका आंसर होगा। प्रश्न 3, खरीदने पर 2 मुफ्त। यहाँ दी गई छूट का प्रतिशत है 20%, 33%, 40% या 66%। माना प्रत्येक वस्तु का मूल्य 100 रुपये, सुविधा के लिए मानते हैं 3 वस्तुएं खरीदने पर कुल मूल्य 3 × 100 बराबर 300 रुपये और उस पर 2 मुफ्त मिलती हैं, यानी 3 तो 5 वस्तुएं होगी। 5 वस्तुओं के लिए उन्होंने 300 रुपये चुकाए, जबकि 5 वस्तुओं के लिए 500 रुपये होगा। तो छूट कितनी होगी? 500 माइनस 300, तो 200 रुपये छूट हो गई। 500 का कितना प्रतिशत छूट है? 200। इसको इस तरह से लिख देंगे 500 × 100/100 बराबर 200। 100 पंजे 500, 5x बराबर 200, x बराबर 200/5। 5 का पक्षांतर कर दिया हमने, वो नीचे चला गया। 5 चौको 20, 5 शून्य शून्य 40 आ गया। 40%। विकल्प सी इसका आंसर है। प्रश्न, यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है तो y का मान है 1, 2, 1/2 या 1/4। 1 घंटे का कुल समय यानी 1 घंटा मैंने 60 मिनट और सेकंडों में बदलेंगे 60 मिनट गुणा 60, 3600 सेकंड हो जाएगा। y प्रतिशत को 3600 सेकंड बराबर 1 मिनट 12 सेकंड है, जो 1 मिनट 12 सेकंड बराबर 72 सेकंड हो गया। तो y% इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे 3600 गुणा y/100 बराबर 72। तो y बराबर कितना होगा? y बराबर 72 के साथ 100 अंश में चला गया, 36 हर में जाएगा। इस तरह से लिख देंगे। ये हो गया 7200/3600, शून्य से शून्य कट गए, 36 दूना 72 आया 2। तो इसका आंसर है विकल्प बी 2। यदि x z से 50% बड़ा हो और y z से 25% बड़ा हो तो x y से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? 20, 25, 50 या 75%। माना z बराबर 100, तब x क्या होगा? 100 से 50% अधिक, यानी 100 धन 50 बराबर 150। y से 25% अधिक, यानी 100 में 25 और जोड़ दो, 125 है। अब देखते हैं x और y का अंतर। x माइनस वाई बराबर 150 माइनस 125 बराबर 25 का अंतर आया। प्रतिशत निकालना है इसके y के आधार पर। 25/125 गुणा 100, 25 पंजे 125, 1/5, 5 का भाग 100 में देंगे, 20 आता है, 20%। विकल्प ए इसका आंसर होगा। यदि p + q बराबर 10 और pq बराबर 5 तो p/q + q/p का मान होगा 16, 18, 20 या 22। सूत्र का उपयोग करेंगे। p/q + q/p बराबर, इसको हल करेंगे पहले। इसका एलसीएम हो गया pq और अंश में आ जाएगा p² + q²। अब p² + q² को निकालना हमने। हम जानते हैं p + q का होल स्क्वायर बराबर p² + q² + 2pq। अब p + q का होल स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, क्योंकि p + q बराबर 10 है। p² + q² + 2 × 5, 5 किसकी जगह हो गया? pq की जगह, 2 पंजे 10 हो गया। 100 बराबर p² + q² + 10। अब p² + q² को अपनी जगह रहने दे, 10 का पक्षांतर के 100 में से 10 घटा के आया 90, ये आ गया। अब p/q + q/p बराबर हमने ऊपर लिखा है p² + q² pq। तो p² + q² बराबर 90, pq बराबर क्या हो गया? 5, 5 का भाग 90 में दो, 18 पंजे 90 होता है। तो p/q + q/p बराबर 18। विकल्प बी इसका आंसर होगा।
प्रश्न, किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त त्रिज्या और अंतःवृत्त त्रिज्या का अनुपात होगा 1:2, 3:1, 2:1 या 1:3। समबाहु त्रिभुज की भुजा माना ए है, तो परिवृत्त त्रिज्या होती इसकी r बराबर a/√3। अंतःवृत्त की त्रिज्या रेडियस r बराबर होती है a/2√3। इनका अनुपात निकालेंगे r/r, a/√3 फिर बटे का चिन्ह a/2√3। नीचे वाले भिन्न को उलट देते हैं, a/√3 गुणा 2√3/a हो जाता है। a से a कट गया और √3 से √3 कट गया, तो 2/1 आ गया। r/r बराबर 2/1 अर्थात 2:1। इसका आंसर होगा विकल्प ए। प्रश्न, मूल्यांकन के किस पहलू का प्रयोग किया जाता है जब एक अध्यापक यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों ने गणित में एक अभ्यास पूरा कर लिया है और यह भी सुनिश्चित करता है कि निर्देश स्पष्ट और विशिष्ट हैं? ये वैधता, व्यावहारिकता, विश्वसनीयता या स्थिरता। वैधता यह देखती है कि मूल्यांकन वास्तव में वही माप रहा है जो उसे मापना चाहिए। यहाँ केवल अभ्यास पूरा करने और निर्देश स्पष्ट होने की बात है, तो यह वैधता नहीं है। व्यावहारिकता यह मूल्यांकन की सुविधा और उपयोगिता से जुड़ा है, लेकिन यह ध्यान निर्देश स्पष्ट और विशिष्ट पर है, तो यह मुख्य पहलू नहीं है। विश्वसनीयता यह देखती है कि मूल्यांकन बार बार करने पर परिणाम स्थिर और भरोसेमंद हो। यहाँ अभ्यास पूरा करने और निर्देश स्पष्ट होने की बात है, तो यह भी सही नहीं बैठता। स्थिरता जब शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि अभ्यास पूरा हुआ है और निर्देश स्पष्ट हैं, तो यह मूल्यांकन की स्थिरता को दर्शाता है, यानी निर्देश और कार्य एक समान, स्पष्ट और लगातार लागू किए जा रहे हैं। सही उत्तर है विकल्प डी, स्थिरता। प्रश्न, एक छात्र गणित सीखने में कठिनाई महसूस करता है, उसके अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान का सबसे सही उपचार है? कठोर परिश्रम के लिए सुझाव, पुस्तकालय में पर्यवेक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण यानी ट्यूशन का सुझाव, निदानात्मक शिक्षण। कठोर परिश्रम के लिए सुझाव, केवल मेहनत करने की सलाह देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि समस्या की जड़ को समझना जरूरी है। दूसरा है पुस्तकालय में पर्यवेक्षित अध्ययन, यह सहायक हो सकता है, लेकिन यह विशेष रूप से छात्र की कठिनाइयों को दूर करने पर केंद्रित नहीं है। निजी शिक्षण, ट्यूशन के लिए सुझाव, ट्यूशन मदद कर सकता है, लेकिन यह भी सामान्य समाधान है, निदानात्मक नहीं। निदानात्मक शिक्षण यह सबसे सही तरीका है। इसमें शिक्षक पहले छात्र की कठिनाइयों का निदान डायग्नोज करता है उसको, फिर उसी के अनुसार विशेष शिक्षण विधियां अपनाता है ताकि समस्याएं दूर हों। सही उत्तर इसका निदानात्मक शिक्षण। शिक्षण में अन्वेषणात्मक रणनीति के प्रयोग का उद्देश्य है छात्रों को वैज्ञानिक विधि से सिखाने का प्रशिक्षण देना, छात्रों को अवलोकन कौशल का प्रशिक्षण देना, छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाना, छात्रों का स्मृति स्तर बढ़ाना। छात्रों को वैज्ञानिक विधि से सिखाने का प्रशिक्षण देना यह आंशिक रूप से सही है, लेकिन अन्वेषणात्मक रणनीति का मुख्य उद्देश्य केवल वैज्ञानिक विधि सिखाना नहीं है। छात्रों को अवलोकन कौशल का प्रशिक्षण देना, अवलोकन कौशल इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन यह मुख्य उद्देश्य नहीं है। छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाना, आत्मविश्वास बढ़ना एक परिणाम हो सकता है, लेकिन यह प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। छात्रों का स्मृति स्तर बढ़ाना, स्मृति स्तर बढ़ाना अन्वेषणात्मक रणनीति का उद्देश्य नहीं है। तो सही उद्देश्य अन्वेषणात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि छात्र स्वयं खोज, जांच और प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करे, यानी यह रणनीति छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समस्या समाधान कौशल विकसित करती है। सही उत्तर है छात्रों को वैज्ञानिक विधि से सिखाने का प्रशिक्षण देना। प्रश्न, एक सपाट सतह जो सभी दिशाओं में अनिश्चित रूप से फैलती है वह कहलाती है? समतल, रेखा, रेखाखंड या बिंदु। समतल एक सपाट सतह जो सभी दिशाओं में अनिश्चित रूप से फैलती है। रेखा केवल दो दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ती है, यह सतह नहीं है। रेखाखंड ये भी सीमित होता है, अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ता। बिंदु कोई भी आयाम नहीं होता, यह केवल स्थिति दर्शाता है। तो सही उत्तर है इसका
विकल्प ए समतल। प्रश्न 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308, 154 या 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग की भुजा है 14 सेंटीमीटर। वर्ग के अंदर सबसे बड़ा वृत्त वही होगा जिसका व्यास बराबर वर्ग की भुजा। व्यास है 14 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर, 14 का आधा 7। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 7 रखेंगे, 7 7 49, 49 पाई। अब एरिया बराबर 49 इंटू 22/7 पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 49 इंटू पाई की जगह 22/7 लिख देंगे, 7 7 49, इसको गुणा करें 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। सही उत्तर है विकल्प सी।